नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग हिंदी आप लोग का जो है जिसको गोधली जिस बुक का नाम है उसका हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग सबसे पहले जो गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है उससे हम लोग शुरू करेंगे। और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव इसके सेशन के अंदर जो है उठा के रख दिया गया है। और काफ़ी बेहतरीन प्रश्न हमने उठाया है इसके अंदर से। कुल मिला के तकरीबन 45 प्रश्न जो है इससे बेहतरीन प्रश्न जो बना है वो इस सेशन के अंदर हमने उठा के रखा है। और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देख करके उसको तैयार किया गया है। और ऑब्जेक्टिव को शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको देखना है, पूरे सेशन को देखना है, प्रत्येक सवाल का जवाब आपको देना है। जिसको आप नहीं दे पाए उसके लिए भी चिंता करने की बात नहीं, उसका जवाब भी हम यहाँ से आपको बताएंगे। और इस सेशन को जो है अपने दोस्त यार के साथ भी आप शेयर आप लोग कर लीजिए ताकि और लोग भी आ जाए, उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं हो, ताकि सबको इस मेहनत का लाभ मिले, सब किसी को इसका फायदा हो, ताकि ऑब्जेक्टिव जो है वो 100% एक्यूरेट है और पूरा कंफर्म जो है आप लोगों के बुक से ही है। कोई अनावश्यक प्रश्न इसके अंदर नहीं है, कोई बाहर से प्रश्न नहीं डाला गया इसके अंदर। जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो प्रश्न पूछा जाने वाला है, जो पूछा जाएगा, ऐसा ही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रहेगा। और कुल मिला के जो इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न पूछेगा भी तो इसी से पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 45 प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है अगर इस चैप्टर से पूछता भी है तो। देखिए आप क्वेश्चन बैंक उठा के अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछता ही पूछता है। हर साल 3 से 4 मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से इस चैप्टर से पूछा जाता है। क्योंकि ये चैप्टर जो है वो समाज के मतलब कुरीतियों वगैरह पे जो है वो इसको मतलब ध्यान आकृष्ट किया गया इस चैप्टर के माध्यम से। तो इस वजह से प्रश्न जो है कई सारे इससे चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको ज्वाइन भी कीजिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है हम देखते हैं कि कौन सा वाला आ रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है और देखिए ये जो है वो गद्य खंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। और उसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो देखिए काफी बेहतरीन सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं और पहला प्रश्न जो है वो काफी बेहतरीन और लाजवाब और आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न जो है वो आपके सामने आके खड़ा हो गया है। मतलब समझ लीजिए कि आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला एक सवाल जो है पहला प्रश्न के रूप में आपके सामने आ गया है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है उसको देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनहिलेशन ऑफ कास्ट, या फिर हु आर शूद्राज। आपको बताना है कि जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर है, मतलब प्रस्तुत पाठ जो है जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, जिसकी ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, वो पाठ जो है वो बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। आपको बताना है किस भाग से इसको उठाया गया है। तो देखिए ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका मतलब होता है, ये अंग्रेजी में ये लाइन जो लिखा हुआ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये अंग्रेजी है, इसका हिंदी मतलब होता है ना जाति प्रथा का विनाश या जाति प्रथा का अंत भी आप इसको मान सकते हैं, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो है और आपको क्या बताएं कि ये जो मतलब ये जो पाठ जो है वो विख्यात भाषण जो उनका अभी आपको बताया कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इसका संक्षेपण जो है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो ललित सिंह द्वारा किया गया था, ये उसी का अंश है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने आ गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, या महात्मा गांधी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की अगर चर्चा हो रहा है तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी तो आएंगे ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको लिखा गया था। हालांकि ये भाषण है और उसी का अंश जो है, उसी का हिंदी रूपांतरण अंश जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में लेखक ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल जो है आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1819 में, 14 अप्रैल 1891 में, 18 फरवरी 1918 में, या फिर 14 जनवरी 1919 के अंदर कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 का आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है उसके अंदर। चलिए फटाफट से सब किसी को जवाब देना है। अब वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्त यार के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर जी, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। महू जो मध्य प्रदेश के अंदर है, इंदौर जिला के अंदर, वहां पे हुआ था एक दलित परिवार के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पे 14 अप्रैल 1891 जिस ऑप्शन में है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अगला सवाल आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? अभी बताएं आपको, उत्तर प्रदेश के हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, या फिर बिहार के अंदर हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इंदौर जिला के महू के अंदर हुआ था। अब महू को जो है उसका नाम बदल करके 2003 के अंदर इसको कर दिया गया था अंबेडकर नगर, है कि नहीं? इंदौर जिला के अंदर है, तो आपको यह भी जानकारी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1965 में, दिसंबर 1956 में, फरवरी 1914 में, या मार्च 1865 में? तो देखिए भीमराव अंबेडकर का तो जन्म तो आपको पता ही चल गया। इनकी मृत्यु जो, इनका देहांत जो है वो दिल्ली में जो हुआ था वो दिसंबर 1956 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्य कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? 5, 8, 10 या 3? तो देखिए भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के जो मुख्य तीन प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और कौन कौन ये 3 लोग थे? तो वो थे बुद्ध जी थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, आवाज में थोड़ा सा खरखराहट आपको मिल रहा होगा, चिंता करने की बात नहीं है। उस शानदार तरीके से इस सेशन को लेकर के आखिरी पड़ाव तक लेकर के चलेंगे। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्यम वर्ग या फिर दलित वर्ग? तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो जो थे वो दलित वर्ग के अंदर उन्होंने क्या किया था, उनका जो जन्म हुआ था वो दलित वर्ग के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। इतना संघर्षशील व्यक्ति ये आदमी, इतना मेहनती, इतना हठ आदमी, इस आदमी के प्रति मतलब अपना जुनून, इनके अंदर एक जोश, इनके अंदर एक सद्भाव जो था वो इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि पूछिए मत। देखिए ये ऐसे व्यक्ति थे, इनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा रहा है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। सोचिए कि अगर आपके पास अगर ऑप्शन हो, अगर आप किसी कारणवश आपको कक्षा में न बैठने दिया जाए और आपके पास अपितु 2 विकल्प आपके पास हो, या तो आप कक्षा के बाहर बोरा बिछा के बैठ जाइए या तो फिर आप घर लौट जाइए, तो बिना किसी संदेह के आप घर वापस लौट जाना आप चुनते, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस आदमी ने वहां पे घर ना जाकर के वो कक्षा से मतलब जो उनका क्लासरूम था उससे बाहर बैठ करके उन्होंने शिक्षा अपना ग्रहण हासिल किया, जो प्राथमिक शिक्षा उनकी होती थी उस समय में, तो उन्होंने हासिल किया। लेकिन वो घर जाना उनको मंजूर नहीं था। वो संघर्षों से उनका जीवन भरा रहा, बहुत मतलब हर चीज उनके जीवन में इतना कठिनाई। अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना तो आप एक बार अगर आपके पास कहीं से अगर वो मिले, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करके एक सीरियल आता था, वो सोनी सब पे करके आता था, आप देखेंगे ना तो उनके जीवन के संघर्ष के बारे में आपको पता चलेगा क्या ही बेहतरीन आदमी और क्या संघर्षशील आदमी था, मतलब पूछिए मत, है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो था वो उन्होंने दलित वर्ग में जन्म लिया था, उन्होंने, ये जाति है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए, मतलब लाजवाब आदमी, इस जोड़ का आदमी, मतलब शायद ही इस भारत में कोई पैदा हुआ हो उस हिसाब का संघर्ष करने वाला कि अपने जीवन का मतलब आधा उम्र इसी में खत्म हो गया, संघर्ष में ही खत्म हो गया। अपने समाज को बेहतर दिशा देने के लिए, अपने समाज को सही रास्ता देने के लिए, इस देश को सही दशा और दिशा देने के लिए इनका संघर्ष हमेशा से अथक प्रयास किया कि समाज में कुरीतियों को क्या हो हटा दिया जाए ताकि सुचारू रूप से समाज जो है वो चल सके, उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन दूसरा रूप माना जाता है। कौन सा रूप? जो पोषक होते हैं, जो इसको बढ़ावा देने वाले होते हैं, जातिवाद को, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले होते हैं, उनका श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप वो मानते हैं? तो वो ना तो मजदूरी को मानते हैं, ना बाल मजदूरी प्रथा को मानते हैं, ना समरसता को मानते हैं, वो जाति प्रथा को, है कि नहीं, श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं मानते हैं, ये जो जातिवाद को जो लोग बढ़ावा देते हैं, जो जाति प्रथा को मानते हैं, उनका ऐसा तर्क होता है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक दूसरा रूप है। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? तो देखिए जाति प्रथा जो है वो एक अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। क्यों श्रम अस्वाभाविक है? क्योंकि इसमें आदमी व्यक्ति का जो भी
काम कर रहा है, उसका उस काम में रुचि नहीं है, तो फिर उस काम को मतलब वो विवशता बस कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा के हिसाब से उसको उसके ऊपर वो काम थोप दिया गया है, अपितु वो काम करना नहीं चाहता है, उसकी इच्छा उस काम को करने की नहीं है, परंतु वो विवशता बस उस काम को कर रहा है। क्यों? जाति प्रथा के चक्कर में पड़ के। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अस्वाभाविक है। और अगला सवाल देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता। वहीं आपको बताएंगे, देखिए जाति प्रथा जो है वो पैतृक पेशा के हिसाब से क्या किया जाता था, वो गर्भधारण मतलब जब गर्भधारण करता है बच्चा, जब घर में होता है तभी उसका पेशा तय हो जाता है। बढ़ई के घर में पैदा हुआ तो वो बढ़ई बनेगा, लोहार के घर में पैदा हुआ लोहार बनेगा, डॉक्टर तो भूल ही जाइए, वैद्य के घर में पैदा हुआ तो वो वैद्य बनेगा, है ना। भले ही वो वैद्य के घर में पलने वाला बच्चा बढ़ई बनना चाहे, चाहे बढ़ई के घर में पलने वाला बच्चा वैद्य बनना चाहे, उससे उसका मतलब नहीं है, पैतृक पेशा उनके ऊपर थोप दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 10 का बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किन के द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था? भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव या नलिन बिलोचन शर्मा। तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक जो है वो ललई सिंह द्वारा क्या किया था, रूपांतरित किया गया था, हिंदी में रूपांतरण उसका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगार उन्मुखी बनाती है, या मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। देखिए जाति प्रथा जो है किसी भी मनुष्य को जो इस जाति प्रथा के कुप्रथा से जूझ रहा है, उस मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ऐसे पेशे से बांध देती है जो वो अपितु करना नहीं चाहता है, उसके अंदर इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, फिर भी जोर जबरदस्ती और जाति प्रथा की वजह से वो उस कार्य को व्यवस्था बस कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा होगा, काफी बेहतरीन चैप्टर है। ये मतलब एक मार्मिक पाठ जिसको कहते हैं, जिससे एक मतलब क्या ही कहे कि मतलब समाज के बारे में, समाज की पौराणिक कुरीतियों के बारे में आपको पता चलता है इस चैप्टर को पढ़ने के माध्यम से। तो वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, उसको देखिए। विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबन, आडंबर। देखिए उपेक्षा जो होता है ना, उपेक्षा जो होता है वो नजरअंदाज, इग्नोर, जिसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कि फलाना हमरा के इग्नोर करता है कि ना, हमरा के नजरअंदाज करता। तो उपेक्षा का मतलब होता है। विडंबना जो होता है ना, उपहास को बोलते हैं, है कि नहीं, जिसको हम लोग आयरनी बोलते हैं, अंग्रेजी में आयरनी जिसको बोलते हैं, उपहास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी लगे हाथ आपको सी को भी बता दें। अवलंबन मतलब होता है मतलब साथ देना, सपोर्ट करना। तो अवलंबन वो सी वाला जो है वो तो खैर इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, उपहास। और आडंबर मतलब होता है दिखावा करना, है कि नहीं, शो ऑफ, है कि नहीं। बाप मतलब कथी कहल जाला, बाबूजी मर गए अनहरे में बेटा के नाम पावर हाउस वाला ऐसा बात, है कि ना, मतलब वो हिसाब के कुछ बाना, लेकिन दिखावा कोई जाता है वो चीज के। आडंबर मतलब होकेला दिखावा करना। लेकिन यहाँ जौन बा विडंबना के सही अर्थ जे बा उ उपहास होई। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही बा। और अगला सवाल देखिए, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा की कानून व्यवस्था। देखिए सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा ही है। इसी से एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है और यही सच्चा लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? राम, कबीर, महात्मा गांधी नहीं थे, इसमें से केवल कबीर, हाँ इसमें से हाँ एक कबीर थे। बुद्ध, रहीम और कबीर, रहीम नहीं थे, बुद्ध और कबीर थे। तीनों का नाम एक साथ बताना है क्रमबद्ध तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बुद्ध जी थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिना किसी संशय के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। और अगला सवाल आपके सामने है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? 16 नंबर सवाल के सही जवाब रोलिंग के बताओ बटे कि कितना। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंड में प्रकाशित किया गया है इसको। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1935 में, 1936 में, 1835 या 1836? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? जहां पे ये सारा सवाल जो अभी आपको मिल रहा है सामने से, ये जो लेखक का परिचय जो है ना, उसी परिचय के मार्फत, उसी परिचय का जो पेज है, उसी पेज के उसी चैप्टर का उसी अंश का ये सारा प्रश्न उठाया गया है। तो ये लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो था वो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने आ गया, उसको देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है,
आप इसको देख सकते हैं। 18 नंबर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के लिए के प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अभी बताए हैं ना, तो उनमें से तीन में से तीनों तो नहीं दिया ना, लेकिन जो एक उसमें से कोई एक है उनको आपको बताना। महात्मा गांधी नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, विवेकानंद नहीं थे, लेकिन ज्योतिबा फूले थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश की दरभंगा नरेश? तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो बड़ौदा नरेश थे, इनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है वो न्यूयॉर्क गए। सबसे पहले न्यूयॉर्क अमेरिका गए, उसके बाद वहां से वो लंदन इंग्लैंड गए थे, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर? बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, संत परंपरा और साहित्य, विचार और वितर्क, भारतीय लिपिकियों की कहानी। तो देखिए भीमराव अंबेडकर की द्वारा अधिकतम बुक्स वगैरह जो उन्होंने लिखा था वो समाज पे ही उनकी किताबें हुआ करती थी। आप देखोगे ज्यादातर मात्रा में, आप देखो बहुत अधिक चीजें ऐसी है जो समाज पे ही उनकी बुक्स वगैरह लिखी गई थी। तो उनमें से ही एक था द राइट एंड फॉल, द राइज ना होगा, वहां पे राइट लिखा हुआ है, राइज होगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, राइज मतलब होता है उत्थान उत्थान और पतन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए? श्रम विभाजन के, दलित विभाजन के, सभ्योजन के विभाजन के, कुशल व्यक्ति के विभाजन के? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, इनके हिसाब से जाति प्रथा जो था वो श्रम विभाजन के साथ साथ किसी एक और विभाजन के लिए मतलब जिम्मेदार था। जाति प्रथा तो वो किसके लिए जिम्मेदार था? तो वो जिम्मेदार था कुशल व्यक्तियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है, अरे भाई काहे, हाँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुशल व्यक्तियों का भी विभाजन का रूप लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद को दूर करता है? तो देखिए भारत की जो जाति प्रथा की विशेषता जो है, यह विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। ये तो संभव ही नहीं है। यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं रखता, ये भी गलत। इनमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, वो तो बात बढ़ले बा रोजगार युक्त हो जाला, लेकिन दिक्कत कवना बात के बाटे कि जौन मनुष्य के जौन रोजगार मिली वो ओकरा रुचि पर आधारित ना हो, ओकरा इच्छा के अनुकूल ना हो, जबरदस्ती ओकरा ऊपर जाति प्रथा के असर से थोपल जाए, ओकरा ऊपर पैतृक पैसा ओकरा ऊपर लाद देवल जाए कि तारा इहे काम करे के बा। है जे नाला साफ करता उ नले साफ करी, ओकर बेटा नले साफ करी, फिर ओकर पोता होई वो नले साफ करी, चाहे ओकर भगना होई, ओकर भांजा होई, ओकर नाती पोता जे भी होई उ सब का करी नले साफ करी। तो ऐसा का थोड़े होकेला। तो ई मनुष्य के रुचि के आधार पर आधारित नहीं है, ई एगो श्रम विभाजन हाँ कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जब वो बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्याएं किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, अनुभवहीनता, कार्य कुशलता का अभाव, एकता का अभाव। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो वो मानते हैं निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ और व्यवस्थावश करना। किसी को इच्छा है ही नहीं, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप चाहते हो कि हम कोई स्किल सीख ले, कोई काम सीख ले, कोई बेहतर काम सीख ले अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, आपको एकदम इच्छा नहीं है, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती थोपा गया है आपके ऊपर। तो इस कार्य को क्या किया जाएगा? ये कार्य एक उत्पीड़न से भी ज्यादा बड़ा समस्या है। अगर आपको इच्छा नहीं है, आपको लगता है कि नहीं हम डांस में बहुत बेहतर हैं, हम गाने में बहुत बेहतर हैं, हालांकि आपके पास बेसिक शिक्षा तो होनी ही चाहिए किसी भी काम को करने के लिए,
मतलब मूलभूत जो शिक्षाएं होती हैं जिसमें जीवन को सुदृढ़ तरीके से थोड़ा आसान बनाने के लिए चलाया जा सके, उतना शिक्षा तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन एक होता है ना कि नहीं, आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको मेडिकल नहीं करना है, लेकिन घर वाले अपने रेपुटेशन के लिए अपने इच्छा अनुसार आपके ऊपर थोप रहे हैं कि बेटो आ सुन तोरा इंजीनियरिंग करे बा, काहे कि शर्मा जी कर लड़का इंजीनियरिंग करता है, चाहे फूफा जी के बेटा मेडिकल करता तो तू कर ले। अब लड़का के इच्छा बा ना करे के, जबरदस्ती ओकरा ऊपर थोपल जाता कि तोरे करे के बा, तो का बा एगो उत्पीड़न से भी ज्यादा भयानक बाटे। अगर उ काम में वो आदमी लाग जाता, ओकरा रुचि नहीं हो, ओकरा उ इच्छा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बा वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? जाति प्रथा, शासन व्यवस्था, मध्ययुगीन व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था। तो देखिए जाति व्यवस्था जो ही है ये क्या करता है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसको उसका पेशा निर्धारित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? इस सवाल का जवाब आपको कम्युनिटी पे देना है। कहाँ देना है? कम्युनिटी पे भी देना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी देना है। दोनों जगह आपको इस सवाल का जवाब देना है। जो सही जवाब देगा, 27 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब देगा उसका कमेंट भी हम पिन करेंगे। क्या करेंगे? कमेंट पिन करेंगे और उनको हार्ट भी शेयर करेंगे। हार्ट तो हालांकि सबको शेयर करते हैं, लेकिन उनका कमेंट पिन किया जाएगा जो सबसे पहले सही जवाब देंगे उसका। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, संचारित का शब्दार्थ है आरोहित, चलित, प्रवाहित या स्वचालित? देखिए संचारित का मतलब होता है प्रवाहित। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि के जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये पहला ही लाइन है आप लोगों का, है कि नहीं? आपके चैप्टर का पहला ही लाइन है, उससे इस सवाल का जो है उत्तर स्पष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए आपके सामने है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृभाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। देखिए ये लेखक की दृष्टि में एक आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता हो कोई भी काम करने का, या फिर कुछ भी अपने इच्छानुसार नियम कानूनों को मद्देनजर रख के कुछ भी अपने स्वतंत्रता के हिसाब से अपने इच्छा अनुसार से करने का, और लोगों के बीच भ्रातृभाव और समता का भाव हो। आदर्श समाज लेखक के दृष्टि में वैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को? तो देखिए लेखक जो है वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा को मानते हैं प्रत्यक्ष कारण के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, आप इसके साथ जा सकते हैं बिना किसी संशय के। और अगला सवाल आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल? तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था अभी आपको थोड़ा समय पहले ही बताए हैं। प्रश्न को इसके अंदर लेके आने के लिए रीजन यही था कि प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, पर जवाब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। हो सकता है कि सीधा सीधा सवाल ना पूछे, थोड़ा बहुत सवाल को दाएं बाएं घुमाए, आपके दिमाग को घुमाने के लिए पूछे, आपको जांचने के लिए पूछे कि बच्चा कितना उस चैप्टर पे उसका नियंत्रण है, कितनी उसके पास जानकारी है। ऑप्शन नंबर ए जो है 32 का वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा और लगता है कीबोर्ड हमारा साथ छोड़ रहा है। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, परिष्कृत भारत? तो देखिए ये जो अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने बहिष्कृत पत्रिका का क्या किया था? संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए गए, कहाँ गए थे? लंदन गए थे, अमेरिका गए थे? लंदन और अमेरिका दोनों गए थे या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है भाई साहब, सबसे पहले अमेरिका गए, न्यूयॉर्क, उसके बाद लंदन गए, इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी
दोनों जगह गए थे। अगला सवाल देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आ जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। और 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदास सकपाल, रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, या फिर रामकिशुन सकपाल, या फिर राधेश्याम सकपाल? तो देखिए उनके पिताजी का जो नाम था वो नाम था रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने हम लोग कर रहे हैं हिंदी गोधली क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव, पीबीआई ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का हम लोग बोलते हैं, वो हम लोग आज कर रहे हैं। और सब किसी को उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 38 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माताजी का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई की भीमाबाई? तो देखिए इनके माताजी का जो नाम था वो भीमाबाई नाम था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, या भीमाबाई की? तो देखिए ये जो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये जो लिखा हुआ है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, मूकनायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, या फिर कहानी संग्रह? तो देखिए ये मूकनायक जो है ये पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? उत्पीड़न, जाति प्रथा में, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? उत्पीड़न की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, अमीरी की वजह से, कि गरीबी की वजह से? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेरोजगारी की वजह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रपद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है भाई साहब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण, जिसका हम लोग ये चैप्टर जो है उसका अंश है, वह क्या है? वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति प्रथा का विनाश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, निबंध है, शब्द चित्र है, कि डायरी है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो विधा है वो विधा क्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी के साथ अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महत्वपूर्ण का स्पेलिंग गलत लिखल बाटे, हम पहले बता दी, कैसे कि जॉन फॉन्ट बाटे नु ई गार्गी फॉन्ट हुए। और ई फॉन्ट में जब भी चेंज करल जाला, जैसे मान ली मंगल फॉन्ट में टाइपिंग होकेला गूगल फॉन्ट वाला में, तो ओकरा के टाइपिंग करके जब चेंज करल जाला तो ये महत्वपूर्ण के डबल तत्व बना देवेला, एक गड़बड़ कर देवेला। हालांकि दूसरा में अगर हम चेंज कर दी तो वो महत्वपूर्ण ऑटोमेटिक सही हो जाए, ऊपर हम ध्यान न देनी हो। खैर कोनो बात ना। देखिए भारत संविधान के निर्माण में महत्व भूमिका किसकी रही? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राम गोपालचारी, या महात्मा गांधी? तो देखिए महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो भीमराव अंबेडकर की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके सामने, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, या डॉक्टर संपूर्णानंद? तो देखिए सबको पता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और आज के इसी प्रश्न के साथ जो है आज के इस सेशन की हम समाप्ति कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये सेशन जो है वो काफी बेहतरीन लगा होगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, थोड़ा ये भी बताइए, थोड़ा हमको भी तब पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके उसको ज्वाइन भी कीजिएगा, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देना हो तो सही समय पे आपको पहुंच सके। एग्जाम टाइम में टेलीग्राम पे आप लोगों को बहुत सारा चीज मिलने वाला है, तो अभी जाके उस चैनल नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप जाकर के उसको ज्वाइन कर लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सब किसी को शुभ रात्रि, और एडवांस में आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर मिलेंगे हम
रात को 9 बजे से डेली मिलते हैं, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे रात को 9 बजे से, है कि नहीं। रात को 9 बजे डेली आ जाइए, रात को 9 बजे से मिल रहे हैं। चलिए सब किसी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड के अंदर।